हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का दीप ज्ञान सिंगरौली यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिटी के आर्टिकल वाइज क्लासेस में क्लास नंबर 4, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 200 तक आर्टिकल को आज हम लोग पढ़ेंगे और उस आर्टिकल को याद करने का प्रयास करेंगे। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे अनुच्छेद 152 में क्या दिया हुआ है? परिभाषाएं दी गई हैं। तो किस परिभाषा की बात करता है ये? जो भाग 6 में, इस भाग में ये हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं भाग 6। भाग 5 हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका था। तो इस भाग में जो उपयोग किए गए शब्द हैं, उन शब्दों की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 152 में दी गई है। जैसे पहले राज्य राज्य में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन अब यह प्रावधान व्यवहारिक रूप से अप्रासंगिक हो चुका है। मतलब जम्मू कश्मीर भी क्या हो चुका है? राज्यों में शामिल हो चुका है। तो अनुच्छेद 152 में क्या दिया हुआ है? परिभाषाएं दी गई हैं। कौन सी परिभाषाएं? जो भाग 6 में, मतलब इस भाग में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। की बात करें हम अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल दिया हुआ है। इसकी बात करता है राज्यपाल। मतलब प्रत्येक राज्य में क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों के क्या बन सकते हैं? राज्यपाल बन सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? तो ये एक राज्यपाल से संबंधित है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। आगे बात करें अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में क्या दिया हुआ है? राज्य की कार्यकारी शक्ति। क्या दिया गया है? राज्य की कार्यकारी शक्ति। मतलब राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल यह शक्ति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग कर सकता है। जैसे हम बात करें तो पिछली कक्षा जब भाग 5 पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति केंद्र स्तर पे होते हैं और राज्यपाल राज्य स्तर पे होते हैं। जैसे समस्त राष्ट्र के प्रमुख एक व्यक्ति कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से सभी जो काम किया जाता है वो किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। उसी प्रकार से राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, कैसे होता है? तो इन शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियों के माध्यम से या फिर वह राज्यपाल स्वयं करते हैं। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 154 में दिया गया है। आगे बात करें हम लोग अनुच्छेद 155 की, तो अनुच्छेद 155 में क्या दिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 155 है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित 155 है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 155 में दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल का कार्यकाल। क्या लिखा हुआ है इसमें? राज्यपाल का कार्यकाल दिया हुआ है। मतलब राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बना रह सकता है, वो कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। जैसे अनुच्छेद 156 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल का कार्यकाल दिया हुआ है। तो राज्यपाल अपने पद पर कितने वर्षों तक बने रह सकते हैं? 5 वर्षों तक बन सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उनकी इच्छा अनुसार, उनकी उनकी इच्छा अनुसार या इच्छा तक वो पद पर बने रह सकते हैं 5 साल से अधिक भी। अगर वो उनकी इच्छा नहीं होती तो कभी भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 156 क्या दिया हुआ है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। आगे बात करें अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल बनने की योग्यताएं। मतलब हमको राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो उसके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं राज्यपाल बनने की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो। सबसे जरूरी बात होता है कि वह व्यक्ति क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरी बात करें कि 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। वो व्यक्ति क्या कर बनने लायक है? वो राज्यपाल बनने के योग्य होता है।
ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 157 में दिया गया है। किससे संबंधित है? राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल की शर्तें, मतलब राज्यपाल की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 158 में दिया गया है। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर उसे राज्यपाल बनना है तो संसद या राज्य जो विधानमंडल होगा, इन दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। जैसे बात करें संसद के कौन कौन से सदन होते हैं? संसद में होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो जो व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, ना ही वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही राज्यसभा का बात करें तो होना चाहिए। यहीं पे बात करें राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल में क्या होता है कि विधानसभा होती है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। जिन राज्यों में विधान परिषद होता है उन राज्यों को द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रणाली कहा जाता है। तो जो व्यक्ति राज्यपाल बनेगा वो न लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न राज्यसभा का, न ही विधानसभा, न ही विधान परिषद का। दूसरा बात, कोई भी लाभ के, इसके अलावा भी किसी भी लाभ के पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बना हुआ है तो उसे निवास, रहने के लिए वेतन और भत्ते क्या होंगे? मिलते रहेंगे। वेतन और भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। ये उनकी शर्तों में वर्णित है, दिया गया है। अनुच्छेद 158 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल की शर्तों से संबंधित विषय दी गई है। आगे बात करें अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल का शपथ दिया हुआ। तो राज्यपाल को शपथ कौन व्यक्ति दिलवाता है? तो जो उच्च न्यायालय होते हैं, कहाँ के? हाई कोर्ट के। जो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा क्या दिलवाया जाएगा? उनको शपथ दिलवाई जाती है। किसको? राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। अगर वो जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित होते हैं, उस स्थिति में क्या होगा? वहाँ के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जैसे मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र का प्रमुख जो अपने राष्ट्र का जो पहला व्यक्ति होता है, प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति को कौन दिलाया जाता है? किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिलवाते हैं ना, राष्ट्रपति को दिलवाते हैं, ये केंद्र स्तर पर। और राज्य स्तर पर क्या होता है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। किसको? राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 159 के तहत। आगे बात करें हम लोग अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में क्या लिखा हुआ है? आकस्मिक प्रावधान। क्या दिया हुआ है? आकस्मिक प्रावधान। मतलब यदि किसी कारणवश राज्यपाल का पद क्या होता है? रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति उस कार्य की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी कारणवश राज्यपाल का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? या नए व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, या फिर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को या उप राज्यपाल को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में वहां पे नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब उनको बना सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 160 में दिया गया है। आगे बात करें हम लोग अनुच्छेद 161 की, तो अनुच्छेद 161 में क्या दिया हुआ है? क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्या दिया गया है? क्षमादान की शक्ति दी गई है। राज्यपाल को क्या है? राज्य के मामले में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उनको चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, उनके पास सभी के मामलों के पावर होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर फांसी की भी सजा दी गई है तो मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। और दूसरी बात, उनकी सजा में कटौती कर सकते हैं या सजा बदल सकते हैं। तो राज्यपाल को वही अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है? अंतर है, थोड़ा सा पावर में अंतर दिया गया है। राज्यपाल राज्य के मामलों में, अगर हाई कोर्ट कोई भी अगर आपको सजा सुनाती है, उस कंडीशन में राज्यपाल क्या कर सकते हैं? दया, क्षमा, दंड माफी, दंड स्थगन या दंड परिवर्तन की शक्ति उनके पास होती है। वो कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। यह शक्ति राज्य कानूनों के अंतर्गत दिए गए दंडों पर लागू होती है।
अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का फैसला सुनाती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई दिया हुआ सजा होता है, तो राज्यपाल वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। ये हाई कोर्ट के न्यायालयों से जो भी या फिर राज्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत जो सजा दिया जाएगा वो उनके लिए ये लागू कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 161 में क्या दिया हुआ है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। आगे बात करें अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 में क्या दिया हुआ है, राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार दिया गया है। मतलब राज्य की कार्यकारी शक्ति का क्या दिया हुआ है, विस्तार। मतलब राज्य की कार्यकारी शक्ति उन्हीं विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानमंडल क्या करती है, कानून बनाती है। जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी वहां पे किसका अधिकार होता है, वो राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है, वो राज्य का कार्यकारी शक्ति कहलाता है। लेकिन जहां पे संसद कानून बनाएगी वह राज्य के कार्यकारी शक्ति के बाहर होता है। अगर यहीं पे राज्य विधानमंडल, कौन, राज्य विधानमंडल अगर कानून बनाता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून अगर बनाया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आएगा। अगर संसद कानून बनाती है, जहाँ पे संसद कानून बनाएगी वह राज्य विधान, जो राज्य की कार्यकारी शक्ति होगा वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो अनुच्छेद 162 में क्या दिया हुआ है, राज्य की कार्यकारी शक्ति दिया गया है। आगे बात करें हम लोग अनुच्छेद 163 की, तो अनुच्छेद 163 में क्या दिया हुआ है, मंत्री परिषद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मंत्री परिषद दिया हुआ है। जैसे बात करें राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होंगे और समांतर राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह पर कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति होती है। जैसे बात करें हम लोग, बात करें कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री भी उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिनका क्या होता है कि लोकसभा में बहुमत होती है। जिस व्यक्ति का लोकसभा में बहुमत होगी उसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति के सलाह के लिए, राष्ट्रपति के कार्यों को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं। उसी प्रकार हम राज्यों में आ जाएं तो राज्यपाल भी क्या करते हैं, उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करते हैं, वो नियुक्त करते हैं जिनका कहाँ पे होती है, विधानसभा में बहुमत होता है। उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल के सहायता के लिए क्या बनाया जाता है, मंत्री परिषद बनाया जाता है। समांतर राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह पर काम करते हैं। जो राज्यपाल का काम होता है वो किसके सलाह पर काम किया जाता है, जो मंत्री परिषद बनाया जाता है उसी के सलाह पर काम किया जाता है। और कुछ मामलों में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार शक्ति होती है, मतलब वो अपने खुद से उस काम को कर सके। तो ये अनुच्छेद 163 में क्या दिया हुआ है, मंत्री परिषद से संबंधित बातें दी गई हैं। आगे बात करें अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या दिया हुआ है, मंत्रियों की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे जो किसके, विधानसभा में। हम लोगों ने अभी बात किया राज्य विधानमंडल की बात कर रहे थे, राज्य विधानमंडल की बात कर रहे थे। तो राज्य विधानमंडल में क्या होता है,
वेस्ट दिल्ली। हेलो 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 हेलो। अनुच्छेद, जैसे बात करें अनुच्छेद 165 की, तो अनुच्छेद 165 में क्या दिया हुआ है, महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य के क्या होते हैं, मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। ये इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं चाहिए, वही किसके लिए होता है, वो एडवोकेट जनरल बनने के लिए योग्यताएं चाहिए। मतलब वही योग्यता जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है। विधानमंडल में ये क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान करने का इनके पास अधिकार नहीं होता है। तो अनुच्छेद 165 में क्या दिया हुआ है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के बारे में दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 में क्या दिया हुआ है, राज्य सरकार के कार्य दिया गया है। मतलब राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जैसे मैं केंद्र की बात करूं, तो केंद्र में क्या होता है कि जो भी काम किया जाता है वो किसके नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और कर्ता कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से वो काम किया जाता है। ऐसे राज्यों की बात करें तो राज्य सरकार के सभी काम किस नाम से किया जाता है, राज्यपाल के नाम से किया जाता है। कार्यों के संचालन हेतु एक नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों के तहत इस कार्य को किया जाता है। तो अनुच्छेद 166 में क्या दिया हुआ है, राज्य सरकार के कार्य दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 में क्या दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो उसके कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या संविधान में उनके कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 167 में। तो उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं कि राज्य के प्रशासनिक मामलों की जानकारी किसको दे, राज्यपाल को दे। और मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराए। मतलब मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि जो भी प्रशासनिक अपने राज्य में जो भी प्रशासनिक मामला होगा, उस प्रशासनिक मामलों की जानकारी किसको देंगे, जाके राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। और जो भी मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है, उस निर्णय के बारे में भी किसको बताना है, राज्यपाल से जाके उसको अवगत कराना है, उस निर्णय को बताना है। तो अनुच्छेद 167 में क्या दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में दिया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में क्या दिया हुआ है, राज्य विधान मंडल। क्या दिया हुआ है, राज्य विधान मंडल। जैसे राज्य विधान मंडल में राज्यपाल प्लस विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है। जैसे मैं संसद की बात करूं तो संसद के कितने अंग होते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, संसद बनता है। किस स्तर पे, केंद्र स्तर पे। यहीं पे राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में क्या होता है, राज्य स्तर की बात करें तो राज्य में होती है राज्य विधान मंडल। राज्य में क्या होती है, राज्य विधान मंडल होता है। तो जिन राज्यों में केवल और केवल विधान परिषद है, केवल और केवल विधानसभा है, तो विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर क्या बनाया जाता है, राज्य विधानमंडल। और जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो विधानसभा विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल प्लस राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, राज्य विधान मंडल बनता है। तो अनुच्छेद 168 में क्या दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल से संबंधित दिया गया है। मतलब राज्य विधानमंडल राज्यों में कैसे बनता है, राज्यपाल प्लस विधानसभा। और कुछ राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, तो विधान परिषद भी उसमें क्या होती है, शामिल होती है। इस प्रकार का राज्य विधानमंडल क्या होता है, एक सदनी होता है। जहां पे केवल राज्यपाल और विधानसभा है, तो उस राज्य में किस प्रकार का व्यवस्था है, राज्य वो एक सदनी कहलाएगा। वो किस प्रकार, कैसा विधानमंडल होगा, एक सदनीय विधानमंडल कहलाएगा। और जहां पे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों हैं, वो कैसे कहलाएगी, द्विसदनी। मतलब केवल जहां पे विधानसभा है वहां पे एक सदनी होगी, और विधान परिषद, विधानसभा जहां पे दोनों चीजें हैं वो कैसी कहलाएगी,
द्विसदनी कहलाएगी। तो अनुच्छेद 168 में क्या दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल के बारे में दिया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 169 की। तो अनुच्छेद 169 में क्या दिया हुआ है, विधान परिषद का गठन और उन्मूलन। क्या दिया हुआ है, विधान परिषद का गठन और उन्मूलन, मतलब संसद कानून बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि शर्त होनी चाहिए कि राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। मतलब क्या कर सकता है विधान परिषद, जैसे कि अगर संसद चाहे तो जिस राज्य को जरूरत होती है विधान परिषद की, या फिर पहले से उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण हुआ है, तो संसद अगर चाहेगी तो नियम बनाकर उस विधान परिषद को खत्म भी कर सकती है, या फिर अगर वहां पे जरूरत है तो वो विधान परिषद बना भी सकती है। लेकिन उसके लिए एक विशेष प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल, राज्यों के जो विधानमंडल है वहां पे विशेष बहुमत के द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, उसके बाद ही संसद क्या कर सकती है, राज्य जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर सकती है या फिर बना सकती है। तो अनुच्छेद 169 में क्या दिया हुआ है, विधान परिषद का गठन या फिर उन्मूलन से संबंधित दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में क्या दिया गया है, विधानसभा की संरचना, मतलब विधानसभा कैसे बनाई जाएगी। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 60 से 500 के बीच होनी चाहिए। कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 500। सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधायक का चुनाव कैसे होता है, जनता द्वारा चुना जाता है ना, तो ये कैसा चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र तय होता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र हमको मतलब घोषित करना है, तो एक विधानसभा मतलब एक एमएलए का टिकट, एक एमएलए का टिकट या एक विधानसभा की बात करें तो एक विधानसभा कितने हजार जनसंख्या पे निर्धारित किया गया है, तो जहां पे 75,000 जनसंख्या होगी वहां पे एक विधानसभा क्या किया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, मतलब एक एमएलए वहां से बन सकता है। तो अनुच्छेद 170 में क्या दिया हुआ है, विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें कितनी सीट होनी चाहिए, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। और यहाँ का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आगे बात करें अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में क्या दिया है, विधान परिषद की संरचना। अब जिन राज्यों में विधान परिषद है वो विधान परिषद कैसे बननी चाहिए, उसकी संरचना, उसमें सीट कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद की जो संख्या होती है वहां पे जो विधानसभा की कुल सदस्य होंगे, मान लीजिए कि 240 वहां पे विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट कितनी है, 240 सीट है, तो वहां पे जो विधान परिषद होगी ना, वहां पे विधान परिषद होगी इस 240 सीट का 1/3 होगी, मतलब 80। तो ये निर्धारित किया गया है कि विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात करें, सदन विभिन्न वर्गों से चुने जाते हैं या फिर नामित होते हैं, जैसे स्थानीय निकाय हो गया, शिक्षक हो गया, स्नातक, विधायक, राज्यपाल द्वारा नामित ऐसे व्यक्तियों को वहां पे शामिल किया जाता है विधान परिषद में। तो विधान परिषद की संरचना के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 171 में दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 172 की, तो अनुच्छेद 172 में क्या दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। राज्य विधानमंडल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्य विधानसभा जो विधानसभा होती है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। आपातकाल में संसद क्या कर सकती है, उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। मान लीजिए कि किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा होती है और आपातकाल वहां पे लागू हो जाता है और वहां पे चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, तो संसद क्या करेगी, नियम कानून बनाकर 1 साल के लिए उसका कार्यकाल और बढ़ा देगी। ये कैसा सदन होता है, ये विधान परिषद, जैसे मैं विधानसभा की बात करूं तो ये अस्थाई सदन होता है। ये कैसा सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। इसमें हर 5 साल के बाद चुनाव होता है और जो चुनाव जीत कर आएगा वही इसका सदस्य होता है। और ये विधान परिषद जो होता है कैसा सदन कहलाता है, स्थायी सदन कहलाता है। तो अनुच्छेद 172 में क्या दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल का कार्यकाल दिया हुआ है। आगे बात करें हम लोग अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में क्या दिया गया है, सदस्य बनने के लिए योग्यताएं।
मतलब हमको विधानमंडल का अगर सदस्य बनना है तो योग्यताएं क्या क्या चाहिए सदस्य बनने के लिए। पहला सबसे महत्वपूर्ण जो बात होता है वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण रखता है कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात ये विधानसभा के लिए है, अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होनी चाहिए। और विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो आपको कितनी वर्ष का चाहिए, 30 वर्ष। और अन्य विधिक अधिकार योग्यताएं भी पूरी होनी चाहिए। जैसे यहीं पे बात करें लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की योग्यता आयु बनने के लिए इनमें कितनी उम्र चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। आगे बात करें अनुच्छेद 174 की, तो अनुच्छेद 174 में क्या दिया हुआ है, सत्र स्थगन और विघटन। मतलब कि राज्यपाल विधानसभा का क्या कर सकता है, सत्र बुला सकता है। राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा का सत्र बुलाएगा या फिर स्थगित करता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। मतलब ये जो अनुच्छेद 174 दिया गया है ना, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, सदन को बुला सकता है, सत्र बुला सकता है, या फिर उसको विघटन कर सकता है, या उसको मतलब समाप्त कर सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि दो सत्रों के बीच कितने का अंतर होना चाहिए, 6 माह के से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 174 में क्या दिया गया है, सत्र का स्थगन और विघटन से संबंधित ये कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175 में क्या दिया हुआ है, राज्यपाल का संबोधन। क्या दिया गया है, राज्यपाल का संबोधन। मतलब राज्यपाल विधानमंडल को क्या कर सकता है, संदेश भेज सकता है कि विधानसभा की संयुक्त बैठक में संबोधन कर सकता है। मतलब राज्यपाल चाहे तो क्या करेगा, विधानमंडल को संदेश भेजेगा और संदेश भेजने के बाद दोनों को संयुक्त बैठक बुलाएगा और संयुक्त बैठक का जो संबोधन करेगा, अध्यक्षता करेगा, वो कोई किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 175 में दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 में क्या दिया हुआ है, विशेष संबोधन दिया गया है। मतलब राज्यपाल क्या होंगे, विधानसभा के प्रथम सत्र में प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र में संबोधन करता है। इसमें राज्य की सरकारी नीतियां व कार्यकाल जो काम किए गए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। मतलब राज्यपाल राज्यपाल क्या करते हैं, अनुच्छेद 176 में क्या दिया हुआ है, विशेष संबोधन। विशेष संबोधन का मतलब क्या होता है, राज्यपाल विधानसभा के प्रथम सत्र में, जब विधानसभा सत्र शुरू होता है उसके प्रथम सत्र में क्या किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक सत्र में संबोधन करते हैं और राज्य की सरकार की नीतियों और कार्यकाल को बताया जाते हैं। मतलब जब विधानसभा की बैठक होगी, प्रथम सत्र होता है, तो राज्य में जितने भी कार्य किए जाते हैं उन राज्यों का संबोधन राज्यपाल द्वारा किया जाता है और सब सदस्यों के बीच रखा जाता है कि कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 176 में दिया गया है। के बात करें अनुच्छेद 177 की, तो अनुच्छेद 177 में क्या दिया हुआ है, मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार। क्या क्या मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार होता है, मंत्री और राज्य का महाधिवक्ता का अधिकार क्या क्या है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 177 में दिया गया है। विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। अगर वो सदस्य नहीं है तो मतदान नहीं कर सकते हैं बिना सदस्य बने। तो ये अनुच्छेद 177 में किया हुआ है, मंत्री और महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता हैं उनका अधिकार से संबंध दिया गया है। मतलब वो विधानमंडल भाग तो ले सकते हैं, वहां पे उनको बोलने का अधिकार होता है, लेकिन किसी भी प्रकार प्रस्ताव आता है उन पे मतदान करने उनके पास नहीं होता है। किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 177 में दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 178 की,
अनुच्छेद 178 में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 178 में। विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तब जो सदस्य विधानसभा में निर्वाचित होके आएंगे उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है जिस व्यक्ति को वहां पे विधायकों का बहुमत प्राप्त होता है। बात करें अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 179 में क्या दिया हुआ है, पद की अवधि मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर बना है कोई व्यक्ति तो वो कितने वर्षों तक अवधि पर बना रह सकता है। तो विधानसभा की अवधि, तो जितने वर्ष विधानसभा का कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का। तो ये 5 वर्ष तक जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, ये 5 वर्ष तक अपने पद पर क्या कर रहे हैं, बने रह सकते हैं, या फिर त्याग पत्र दे सकते हैं, या प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जा सकता है। आगे बात करें अनुच्छेद 180 की, तो अनुच्छेद 180 किया गया है अध्यक्ष का कार्य। अध्यक्ष पद के लिए रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। यदि दोनों अनुपस्थित हो तो विधानसभा द्वारा नियुक्त एक सदस्य का कार्य करता है। मतलब ये दिया गया है कि अनुच्छेद 180 में कि अगर किसी कारणवश अध्यक्ष वहां पे क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो जो उपाध्यक्ष होते हैं सत्र का कार्यवाहन कौन करेंगे, उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होते हैं, उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि जो उस उपस्थित वहां पे जो वर्तमान समय में उपस्थित सदस्य होंगे उनमें से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, नियुक्त सदस्य बनाया जाएगा, और वो उस सत्र का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे, संचालन करेंगे। बात करें अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतदान नहीं करेंगे। किस स्थिति में वो मतदान कर और किस मतदान नहीं कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 181 में दिया गया। मतलब जब वो अपने पद पर हो तब किसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेंगे। क्या नहीं कर सकते हैं कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद पर हैं तब किसी भी प्रस्ताव पर क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते, मत बराबर होने की स्थिति पर। मतलब ऐसा है कि अगर कोई भी प्रस्ताव आता है तो अगर दोनों पक्षों में बराबर बराबर है पास करने और उसके अस्वीकार करने की स्थिति में, जब टाई हो जाता है किसी प्रस्ताव पर, उस में क्या करेंगे, अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं, तो अनुच्छेद 181 क्या हुआ है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष मतदान दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 182 में क्या हुआ है, अनुच्छेद 182 में दिया गया है विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के बारे में दिया गया है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को क्या करेंगे, सभापति नियुक्त करेंगे और दूसरे व्यक्ति को उपसभापति। जैसे बात करें अभी जस्ट हमने बात किया पिछले स्लाइड में हमने बात किया कि तो विधानसभा का सदस्य जो होते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार से जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद में से एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, सभापति बनाया जाता है और दूसरे व्यक्ति को उपसभापति बनाया जाता है। अनुच्छेद 182 में दिया हुआ है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। आगे बात करें अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 183 में क्या दिया गया है, सभापति उपसभापति का वेतन। सभापति और उपसभापति का वेतन व भत्ते से संबंधित अनुच्छेद 183 है। तो वेतन कहाँ से दिया जाता है, इनको भारत की जो संचित निधि होती है वहां से इनको वेतन दिया जाता है। बात करें आगे अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 184 में सभापति का कार्य क्या दिया गया है, सभापति का कार्य। अगर सभापति का नॉर्मली कार्य क्या होता है, कोई भी सत्र चल रहा है सत्र की अध्यक्षता करना, उसको संबोधन करना, वो सभापति का कार्य होता है। अगर सभापति किसी कारणवश पद पर क्या हुए, अनुपस्थित हुए, समय पर उसका जो सभा होगी उस संचालन किसके द्वारा, उस सभापति के द्वारा किया जाता है। अगर दोनों अनुपस्थित हो उस समय पर
परिषद में एक व्यक्ति को, जो वर्तमान सदस्य होंगे उनमें से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 184 में सभापति का कार्य दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 185। अनुच्छेद 185 में सभापति एवं उपसभापति मतदान, मतलब किस स्थिति में जो सभापति और उपसभापति होते हैं वो मतदान कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 185 में। तब ये दोनों समानतः मतदान नहीं करते हैं, अगर मत बराबर हो तो ये निर्णायक मत दे सकते हैं। कोई भी प्रस्ताव आया, प्रस्ताव टाई हो गया, दोनों तो स्वीकार करने की स्थिति में और अस्वीकार करने की स्थिति में अगर मत बराबर हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, जो सभा और उपपति होते हैं और उप सभापति होते हैं, ये अपना निर्णायक मत देकर उस जो बिल होता है, जो प्रस्ताव होता है, उसको निर्णायक मत तक पहुंचाते हैं। बात करें अनुच्छेद 186। अनुच्छेद 186 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और अध्यक्ष और सभापति का पद रिक्त के बारे में दिया गया है। यदि अध्यक्ष या उप सभापति अगर अनुपस्थित हो या उनका पद खाली हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है? अन्य पद पर जाए या तो उनका पद रिक्त माना जाएगा। मतलब कि अध्यक्ष और सभापति संबंधित उनके पद रिक्ति से संबंधित अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 186 में दिया गया। मतलब यदि सभापति अध्यक्ष या जो सभापति होते हैं अगर यदि वो राज्यपाल बनते हैं तो वो उनका उस पद के लिए अयोग्य मानकर उनकी पद क्या हो जाती है? खाली मानी जाती है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 186 में दिया गया। आगे बात करें अनुच्छेद 187 की। अनुच्छेद 187 है विधानमंडल सचिवालय। मतलब ये बोला गया है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल का एक अलग से क्या होगा? सचिवालय होगा। ये किस अनुच्छेद में दिया? अनुच्छेद 187 में दिया गया है। सचिवालय के लिए अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति विधानमंडल के जो नियम होंगे उन नियमों के अनुसार से उनकी क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 187 में दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 188। तो अनुच्छेद 188 में क्या दिया गया? कि शपथ, मतलब सदस्यों का शपथ कौन दिलवाता है? तो विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। तो अनुच्छेद 188 में क्या है? सदस्यों का शपथ। किन सदस्यों के? जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनके बारे में दिया गया अनुच्छेद 188 में। बात करें अनुच्छेद 189। अनुच्छेद 189 में क्या दिया हुआ है? मतदान व गणपूर्ति। मतदान व गणपूर्ति से संबंधित है। मतलब प्रश्नों का निर्णय बहुमत से होता है। मतलब जो प्रश्नों का निर्णय बहुमत से होता है, मत बराबर होने की स्थिति पर अध्यक्ष या सभापति निर्णायक मत देते हैं। गणपूर्ति बराबर कुल सदस्यों का 1/10 होता है। मतलब कि इसको समझना कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो निर्णायक बहुमत से होता है और उनकी गणपूर्ति कैसे होगी? गणपूर्ति का मतलब होता है कि जो कुल सदस्य होंगे, अगर कोई एक प्रश्न उठा तो वो पारित होगा, लागू होगा, नहीं होगा, उनकी पूर्ति कैसे होगी? तो जो वर्तमान में मतलब 200 अगर 40 सदस्य उपस्थित हैं 10 भाग, तब 24 व्यक्ति है, 24 व्यक्तियों की सहमति है तो वो एक कोरम मतलब पूर्ति माना जाएगा। मत बराबर होने अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न उठता है या फिर प्रस्ताव उठता है तो निर्णायक मत जो होगा वो अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 189 में क्या मतदान व गणपूर्ति से संबंधित दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 190 की। तो अनुच्छेद 190 में क्या दिया? सदस्य पद का रिक्त दिया गया है। सदस्य पद का रिक्त, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक वो अनुपस्थित रहता है तो उसका पद क्या होगा? खाली माना जाएगा या अयोग्य ठहरा जाएगा, तो उसका पद रिक्त हो सकता है। ध्यान रहे कि 190 अनुच्छेद 190 के तहत ये बोला गया है कोई भी सदस्य कोई भी सदस्य अगर बिना किसी अनुमति के वो सत्र में या सदन में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उनको क्या होता है? अयोग्य ठहराया जाता है।
और अयोग्य ठहराकर पद खाली माना जाता है। अनुच्छेद अनुच्छेद 190 में दिया गया है। अनुच्छेद 191 में क्या दिया गया है? अयोग्यताएं। विधानमंडल सदस्य की अयोग्यताएं से संबंधित दिया गया है। लाभ का पद वो क्या नहीं कर सकते? धारण नहीं कर सकते। मानसिक असंतुलन स्थिति में वो पद धारण नहीं कर सकते। दिवालियापन की स्थिति में या फिर कानून द्वारा घोषित अयोग्यताएं के आधार पे वो क्या कर सकते हैं? वो पद को धारण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 191 में क्या दिया गया है? अयोग्यताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 191 में क्या अयोग्यताएं दी गई है, मतलब विधानमंडल के सदस्य के लिए अयोग्यता क्या क्या होगी, कब कब वो विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकते। पहला, लाभ का पद धारण करना है। अगर वो किसी प्रकार के लाभ के पद पर हैं तो वो विधानमंडल के बनने योग्य नहीं है, वो अयोग्य माने जाएंगे। दूसरा, अगर उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है फिर भी वो क्या माने जाएंगे? अयोग्य माने जाएंगे। दिवालिया। और चौथा, कानून द्वारा घोषित अन्य अयोग्यताएं जो उनसे संबंधित है में वो क्या करते हैं? अयोग्य माने जाएंगे, वह विधान मंडल के सदस्य नहीं बन सकते। आगे बात करें अनुच्छेद 192 की, तो अनुच्छेद 192 में क्या दिया गया है? अयोग्यता पर निर्णय। अयोग्यता पर निर्णय कैसे होता है और किसके द्वारा किया जाता है? यदि सदस्य अयोग्य है तो उस पर अगर प्रश्न उठे तो इसका निर्णय कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किसके सलाह पर? चुनाव आयोग के सलाह पर। किसके सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। अयोग्यता पर अगर किसी भी प्रकार का उठता है, किसी अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न उठते हैं तो उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके सलाह से? चुनाव आयोग के सलाह पर, अनुच्छेद 192 के तहत। बात करें अनुच्छेद 193। अनुच्छेद 193 में क्या? अवैध सदस्यता पर दंड। मतलब यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए या फिर अयोग्य होते हुए भी विधानमंडल में बैठता है या मतदान करता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपए का दंड लगाया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 193, अवैध सदस्यता पर दंड। आगे बात करें अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 में क्या दिया गया है? सदनों के विशेषाधिकार। सदन के क्या विशेषाधिकार हैं उनसे संबंधित है। मतलब राज्य विधानमंडल के सदनों तथा सदस्यों को विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक कार्यवाही में सुरक्षा मिलती है। तो अनुच्छेद 194 में क्या दिया गया है? जो सदन होते हैं उन सदन का विशेष अधिकार उनके पास होता है। तब राज्य विधान मंडल के जो सदन होते हैं, सदनों तथा सदस्यों को एक विशेष अधिकार होता है। वो कौन सा अधिकार होता है? प्रतिरक्षा प्राप्त होता है। मतलब वो किसी प्रकार का सदन में कुछ बात बोलते हैं तो किसी भी प्रकार का कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। ये उनके ऊपर क्या होता है? प्रतिरक्षा होता है। तो अनुच्छेद 194 में क्या दिया है? सदनों का विशेष अधिकार। आगे बात करें अनुच्छेद 195 की। अनुच्छेद 195 में विशेषाधिकार प्रावधान। तब जब तक विधानमंडल कानून न बनाए तब तक जो विशेषाधिकार होंगे वह वही होंगे जो संविधान लागू होने के समय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के थे। मतलब कि अभी तक तो क्या है ना कि अनुच्छेद 195 में क्या किया गया? विशेष अधिकारों का प्रावधान। मतलब जब तक विधानमंडल कानून न बनाए, जो राज्यों की विधानमंडल होती है वो अगर विशेष प्रकार का अलग से कोई कानून जब तक नहीं बनाती है तब तक वही कानून, वही विशेषाधिकार होंगे जो संविधान लागू होने के समय कहाँ के थे? ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के। तो जो ब्रिटेन पार्लियामेंट होता है वहाँ पे दो सदन होते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। तो जो संविधान लागू होते समय कहाँ के थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के थे। वही फिर जब तक कोई कानून नहीं बनाती विधानमंडल तब तक वही माने जाएंगे। तो अनुच्छेद 195 में दिया गया है? विशेष अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 196। अनुच्छेद 196 में क्या दिया गया है? विधेयक का प्रारूप। मतलब कैसा होना चाहिए एक विधेयक का प्रारूप, उससे संबंधित दिया गया अनुच्छेद 196 में। मतलब किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक को दोनों सदनों में जहां से हो पारित होना आवश्यक है।
तब अगर किसी भी विधेयक का प्रारूप है, उसको प्रस्ताव किया जाता है, उसमें कानून बनाना है, तो जो भी सदन होगा, लोकसभा और राज्य, वो केंद्र स्तर की बात करें और राज्य विधानमंडल की बात, तो विधानसभा और विधान परिषद होती है। कुछ राज्यों में विधान परिषद है और कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वो वहाँ पे उनकी आवश्यकता नहीं होती है, और जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पे दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, तभी वहाँ पे क्या बनेगा, कानून बन सकता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 196 में दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 197 की, अनुच्छेद 197 में क्या हुआ है, साधारण विधेयक के बारे में दिया गया है। मतलब किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक होता है, जरूरी नहीं कि किसी विशेष सदन में प्रस्तुत किया जाए, वो इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन में भी क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है यदि विधान परिषद है। मतलब कहने का मतलब यह है कि साधारण विधेयक अगर लाया जाता है, साधारण विधेयक को क्या किया जाता है कि मतलब विधानसभा या विधान परिषद दो में से कहीं पे भी क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। और जहाँ पे विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे विधान परिषद होगी ही नहीं, तो वहाँ पे कहाँ पे पेश किया जाएगा, तो वहाँ पे कहाँ किया जाएगा, विधानसभा में। और दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, अगर विधान परिषद वहाँ पे है तो तभी। तो अनुच्छेद 197 से संबंधित है, साधारण विधेयक से संबंधित। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 198 की। 198 में हुआ धन विधेयक। ध्यान रखना है कि धन विधेयक हम लोग कहाँ पे प्रस्तुत किए कर सकते हैं, तो धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य लेवल का है। और केंद्र लेवल का धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो धन विधेयक जो होता है वो केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। विधान परिषद इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। अगर वो 14 दिन के बाद भी कोई जवाब नहीं देती है तो वो पास माना जाएगा। ठीक है, विधान परिषद की सिफारिश मानना ना मानना विधानसभा पर निर्भर है। अगर वह किसी प्रकार का विधान परिषद जो होती है सजेशन देती है, तो मानना ना मानना किसके ऊपर निर्भर करता है, ये विधानसभा के ऊपर निर्भर करता है। अनुच्छेद 198 में क्या दिया हुआ है, धन विधेयक से संबंधित दिया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199 में क्या दिया है, धन विधेयक की परिभाषा। मतलब कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है कि नहीं है, उसका निर्णय कैसे होगा, तो ये परिभाषा दिया गया है, उसी के बारे में, धन विधेयक के परिभाषा के बारे में दिया गया है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय कौन लेगा, जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा उसके द्वारा किया जाता है। और राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर धन विधेयक का जो धन विधेयक होगा उसका निर्णय कौन लेता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। तो विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तो अनुच्छेद 199 में क्या दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या दिया गया है, राज्यपाल की स्वीकृति। विधानमंडल में पारित पारित जो विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास पावर होता है या फिर उसको स्वीकृति दे दे, स्वीकार कर ले, या फिर उसको रोक दे, या फिर उसके पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, या राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित रख सकता है। ये किसके पास पावर होता है, राज्यपाल के पास पावर होता है। तो धन्यवाद। कैसे लगी क्लास, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी भी प्रकार का आपको आर्टिकल में दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली वीडियो में उससे हम सुधारने का काम करेंगे। धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।